Class, a very, very good evening to all of you. गुड इवनिंग सबको, आवाज आ रही है? कैन वी स्टार्ट? शुरुआत कर सकते हैं क्या आज के लेक्चर की? बढ़िया 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 बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत ही बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आई थिंक कल का लेक्चर आप लोग को अच्छी तरह से समझा होगा। आज के लेक्चर में थोड़े बहुत फॉर्मूलाज हमें निकालने हैं। इन द प्रीवियस लेक्चर अगर आपने सेकेंड पॉस्टुलेट बोर्स का देखा होगा तो बोर्स ने अपने सेकेंड पॉस्टुलेट में कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है? शुरुआत काफी खराब। पेन पेन पेन। क्या हो रहा है भाई? हाँ, एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो बराबर होता है NH/2 के। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि नहीं देखा था? याद आ रहा है क्या? इतना सबको याद आ रहा है? कोई जानता है कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? पढ़ा है अपन ने? रोटेशनल में एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है अपन लोगों ने। MVR सुना है कभी? MVR के बारे में? यस, एंगुलर मोमेंटम को आप डिनोट कर सकते हैं L से। L इज इक्वल टू NH/2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं MVR इज इक्वल टू NH/2। पर थोड़ा अच्छे से लिखिए। मास इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में, और रेडियस उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का। MVR ही लिखा है, पर जरा ध्यान से चीजों को समझें। आप किसके एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा। Vn का मतलब है वेलोसिटी किसकी? किसकी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहां? कहां? इन nth ऑर्बिट। क्योंकि कल मैंने आपको कहा था ये जो n है इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर ऑर्बिट नंबर। तो ये nth ऑर्बिट कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे V1 पुट कर दिया, इसका मतलब वेलोसिटी पहले वाले ऑर्बिट में हो जाएगी। R1 पुट कर दिया, रेडियस पहले वाले ऑर्बिट का हो जाएगा। सो Rn क्या है? Rn को बोला जाएगा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। हम ऐसा जनरली लिखते हैं। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि यहां पे कुछ भी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब यहां पे 1 का वैल्यू, n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्बिट। इस वाले इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? व्हाट एल्स हैव वी स्टडीड? ये तो हो गया हमारा सेकेंड पॉस्टुलेट के हिसाब से। दिस वाज द सेकेंड पॉस्टुलेट। याद है आपको फर्स्ट पॉस्टुलेट में बोर्स ने क्या कहा था? बोर्स ने फर्स्ट पॉस्टुलेट में ये कहा था कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखेंगे? mv² अपॉन r। पर किसका मास? इलेक्ट्रॉन का। Vn,
आर एन, हर बार ये लिखना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है वो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग होती है। जो ऑर्बिट का रेडियस है वो भी अलग अलग हो सकता है। इसलिए जब भी आप वेलोसिटी के बारे में बात करें, जब भी आप रेडियस की बारे में बात करें, तो उसके नीचे एन जरूर लिखें ताकि सामने वाली पार्टी को यह समझ में आए कि ये कौन से ऑर्बिट की बातें चालू हैं। अगर आप नीचे एन नहीं लिखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि सारे के सारे ऑर्बिट्स में जो आपकी वेलोसिटी है या सारे के सारे ऑर्बिट्स में जो आपका रेडियस है वो एक जैसा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? है कोई लॉ, ऐसा कोई लॉ आप सुने हो कभी बचपन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको कुछ बताता हो? कौन सा लॉ है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता है? क्या लगता है आप लोगों को? है कोई लॉ? एब्सोल्युटली करेक्ट सुमित। सुना है आप लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में कभी सुना है? कितने लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में सुना है? हाँ वही 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 m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वो ग्रेविटेशनल लॉ था। कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ क्या बोलता है? कूलम्स लॉ बोलता है q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका कूलम्स लॉ है। ठीक है, क्या क्या इसमें बदलाव आएगा? देखो, फोर्स किस किस के बीच में है? फोर्स है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। इलेक्ट्रॉन को ई मानते हैं, न्यूक्लियस को भी ई मानते हैं। बस इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव होता है, न्यूक्लियस के साथ पॉजिटिव होता है। बट जैसे आप जानते हैं कि कूलम्स लॉ में जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप चार्जेस के वैल्यूज के बिना सब्स्टिट्यूट करते हैं, चार्जेस के साइन के बिना सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो Q1 और Q2 यहां पे हो जाएगा ई स्क्वायर, क्योंकि Q1 ई है, Q2 भी ई है, तो ई और ई स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे आपका Z कितना है। कोई बता सकता है Z क्या होता है केमिस्ट्री में? कभी सुना है Z के बारे में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, या फिर प्रोटॉन्स, राइट? तो आपको ये भी तो बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये भी तो बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने कितने नंबर ऑफ लोगों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, राइट? और यहां पे आर एन आपको लिखना पड़ेगा। तो ये एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। जो एलएचएस में आप देख रहे हो दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। आरएचएस में जो आप देख रहे हो वो है कूलम्स लॉ, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसमें एक चेंजमेंट किया है, Q1 और Q2 की जगह पे ई लिखा है, इसलिए ई स्क्वायर हो गया, और हमें एटॉमिक नंबर यानी कि Z यहां पे हमें पुट करना पड़ेगा। अब आप एक काम कर सकते हो, आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आप दो वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं। अब वो डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में दिखाया नहीं है तो हम लोग भी उस चीज में इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ हम इन दोनों की मदद से सबसे पहला फॉर्मूला हम आर एन का निकालेंगे। आर एन का फॉर्मूला है एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
जेड ई स्क्वायर, ये आपके रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला है। और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो जेड ई स्क्वायर 2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एच एन, ये आपके वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। हम इसके साथ समझो किसी ने आपको कहा कि हाइड्रोजन का एटम सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने हाइड्रोजन का एटम सेलेक्ट कर लिया तो उसके लिए Z बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर है। अगर Z बराबर 1 हो गया तो समझो किसी ने आपसे कहा कि पहले ऑर्बिट का रेडियस बताओ। तो अगर आपने पहले ऑर्बिट का रेडियस बताना चाहा तो आप n की जगह पे 1 का स्क्वायर पुट करेंगे, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई, z की जगह पे 1 पुट करेंगे और e स्क्वायर। जो वैल्यूज पुट करके मुझे दिखानी थी मैंने पुट कर दी, बाकी वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, यानी कि h एप्सिलॉन नॉट पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e का वैल्यू, ये सब अगर आप पुट करेंगे तो r1 की वैल्यू आपको कितनी आएगी पता है? r1 की वैल्यू आपको आएगी 0.053 नैनोमीटर्स। ये आपके पहले ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू है। आप समझो किसी ने आपको कहा हमें सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस बताओ, तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस आप क्या करोगे? फर्क क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्क? फर्क विल बी यहां पे 2 का स्क्वायर आएगा, बस इतना ही फर्क है। बाकी ये जो चीज मैं शेड कर रहा हूं ना, ये सब तो वैसी की वैसी रहेगी। चेक कर लो, फॉर्मूले में खाली n की जगह पे अपन ने 2 पुट कर दिया, n स्क्वायर 2 स्क्वायर, बचा हुआ चीज तो वैसे का वैसा ही है ना। सो व्हाट इज दैट बचा हुआ चीज? वो बचा हुआ चीज क्या है? वो बचा हुआ चीज एक्चुअल में R1 है। चेक करके देख लो, या वो जो बचा हुआ चीज है, ठीक है, यानी कि बचा हुआ चीज को अपन लोग एक चीज मान लेते हैं, उसको ए नॉट का नाम देते हैं। क्या है ए नॉट? एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम ई एंड ई का स्क्वायर। एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। सो 2 टाइम्स का स्क्वायर ए नॉट, ये आपके सेकेंड ऑर्बिट का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर कोई आपको बोलेगा थर्ड ऑर्बिट निकालो तो 3 का स्क्वायर ए नॉट, वैसे भूलना मत ये वैल्यू ही ए नॉट की है, ठीक है। आप सॉल्व करके देख सकते हो, मतलब जो R1 है, द R1 इज एक्चुअली ए नॉट, पर मैंने उसको अलग सा नाम दिया क्योंकि टेक्स्ट बुक ने ऐसा नाम दिया है। पर अगर आप थोड़ा भी भेजा लगाओगे तो आपको पता चलेगा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, बचा वो ब्लू वाला वैल्यू R1 है, और उस ब्लू वाले वैल्यू को मैंने ए नॉट पकड़ लिया। पर टेक्स्ट बुक ने ऐसा किया इसलिए, वरना अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है तो R2 क्या होगा? R2 होगा 4 टाइम्स R1। व्हाट विल बी R3? इट विल बी 9 टाइम्स R1। R1 आपके पास है 0.0053, 0.053, बस उसको 4 से मल्टीप्लाई करो R2 मिलेगा, 9 से मल्टीप्लाई करो R3 मिलेगा। अगर किसी भी ऑर्बिट का निकालना है तुम्हें रेडियस, तो उसके n का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R1 शुड बी योर रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। आ रहा है? दिमाग में छप रहा है? हाँ चलेगा चलेगा, ए नॉट के बदले R1 लिखा तो भी चलेगा, कोई इसमें पंगा नहीं है, एग्जाम में गलत कोई नहीं बोलेगा तुमको। बस टेक्स्ट बुक में ए नॉट के टर्म्स में लिखा हुआ है इसलिए मैंने बता दिया, वरना मैं ऐसे बताने भी नहीं वाला था। डायरेक्टली तुम खुद ही देख लो, 1 का स्क्वायर करोगे और नीचे 1 है, ये तो 1 1 वैसे भी बाय बाय बोल रहा है, तो ब्लू पार्ट एक्चुअल में क्या है? व्हाट इज ब्लू पार्ट? एक्चुअल में व्हाट इज ब्लू पार्ट? एक्चुअल में द ब्लू पार्ट इज R1। बट टेक्स्ट बुक में इसको अलग से क्यों लिखा गया है? क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसको वो बोर्स रेडियस बोलता है। क्या बोलता है? बोर्स रेडियस। तो हो सकता है कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, फाइंड आउट द बोर्स रेडियस, तो ये फॉर्मूला लगा लेना। उतर रही है भेजे में बात?
Bohr's radius is actually R1. Bohr's radius is actually R1. कितने लोग को बात समझ में आई? डन डनाडन, पक्का चेक कर लीजिए। दो फॉर्मूलेस हम लोग ने यहाँ पे बात किए। एक फॉर्मूला है, हम लोगों ने आर एन यानी कि किसी भी रेडियस के बारे में बात किया, और वी एन मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए बात किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। अब हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की। इसके बारे में कल एकदम तगड़ा डिस्कशन हो गया है, पर हम लोग ने फॉर्मूला कुछ बातचीत नहीं किया था। आज इसका देखिए, बात ऐसी है कि आपके टेक्स्ट बुक्स में इन सब के कोई डेरिवेशंस नहीं है, तो आपने उन सब चीजों का टेंशन नहीं लेना। एम ई जेड का स्क्वायर ई टू द पावर 4 अपॉन 8 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये आपके एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है। पर एक क्विक थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। ठीक है, देखो, जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालोगे, ठीक है ना, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है वो दो चीजों से मिलके बनती है। एक होता है उसका काइनेटिक एनर्जी, प्लस दूसरा होता है उसके पास रहने वाला पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों चीजों से मिला के किसी भी बंदे की एनर्जी बनती है। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी है, वो घूमी घूमी कर रहा है, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? इलेक्ट्रॉन के पास पोटेंशियल एनर्जी इसलिए है क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर पोजीशन है। या आप ऐसा मान लीजिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी उसके पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अभी अभी हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से वो घूमी घूमी करता है, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा यूज करता है। तो एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में जो एक तनाव होता है, वो तनाव उसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और ये चीज हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में पढ़ी थी। अगर आपको याद आएगा तो यहां पे एक चार्ज है Q1 करके, इंफिनिटी में एक इंसान रहता है, वो बोलता है कि मैं आके यहां पे रहूंगा, अगर आपको याद आएगा। तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है, जो तनाव है, वही यहां की पोटेंशियल एनर्जी मानी जाती थी। तो इसी चीज को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अगर आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, जिसको ई एन बोला जा सकता है, तो वो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी एन का स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जब आप लिखोगे माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन, ये होगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ, अगर आपको याद आएगा तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ये था आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। सो अगर फॉर्मूले याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाने दो। माइनस साइन जेड क्यों आया आप जानते हो, क्योंकि जेड के बारे में हमें बात करना है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। माइनस साइन क्यों आया मैं आपको बताता हूं, व्हाई देयर इज अ माइनस साइन। क्या कोई गेस करके बता सकता है माइनस साइन क्यों आया यहां पे? Why did I put a minus sign in potential energy? डायरेक्शन नहीं है, नेगेटिव साइन ये बताता है, नेगेटिव इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस।
यानी कि नेगेटिव साइन ये बताता है कि न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए ये प्लस क्यू चार्ज मैंने यहां पे रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज मैंने यहां पे रखा हुआ है। प्लस क्यू चार्ज ए नाम की पोजीशन पे है, माइनस क्यू चार्ज बी नाम की पोजीशन पे। अब अगर आप इस चीज को एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि माइनस क्यू चार्ज को बी पॉइंट पे रखना काफी मुसीबत वाला काम है, क्योंकि ये प्लस क्यू वाला चार्ज इस माइनस क्यू वाले चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि प्लस क्यू नाम का चार्ज अगर हमने एक जगह पे फिक्स कर दिया है, तो ये प्लस क्यू वाला चार्ज इस माइनस क्यू वाले चार्ज को बोलेगा आ जाओ मेरे पास। पर अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो आप ये जानते हो कि हमें प्लस क्यू को ए पे ही रखना है, माइनस क्यू को बी पे ही रखना है। तो आपको अगर ऐसा करना है तो आपको एक वर्क डन करना पड़ेगा ताकि माइनस क्यू का चार्ज बी पे ही रहे और प्लस क्यू का चार्ज ए पे ही रहे। ये जो वर्क डन आप करोगे ये नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आप जो वर्क डन कर रहे हो वो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट कर रहे हो। तो अगर आपका वर्क डन नेगेटिव है तो आपका पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होगा, याद रखिए। पर अगर आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है और अगर आपके पास यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज को आपको ए पॉइंट पे रखना है, प्लस क्यू चार्ज को अगर आपको बी पॉइंट पे रखना है, तो आपको यहां पे भी वर्क डन ही करना पड़ेगा। पर ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये इसको रिपेल कर रहा है, यहां पे रिपल्शन हो रहा है, यहां पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो जब भी अट्रैक्शन होता है और अट्रैक्शन होने से अगर आप रोकना चाहते हो तो जो वर्क डन आप करते हो नेगेटिव होता है। और अगर रिपल्शन हो रहा है और रिपल्शन होने से अगर आप रोकना चाहते हो तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। वैसे अगर आप ध्यान देंगे यहां पे हम रोकना नहीं चाहते, इन द करंट टॉपिक यहां पे हम रोकना नहीं चाहते, पर नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है, वो ये बताता है आपको कि इलेक्ट्रॉन इस बाउंड, बाउंड मतलब वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। तभी तो अगर आपने कल का लेक्चर याद किया होगा तो न्यूक्लियस से आजाद होने के लिए इलेक्ट्रॉन अपने आप से या बाहर से एनर्जी डिमांड करता है। अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर के लोगों को बोलता है मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है। वो ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है। अगर तुम उसको एक एनर्जी दोगे तो वो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चले जाएगा। इसलिए बाउंड का मतलब है बंधा हुआ। ये नेगेटिव साइन उस चीज को इंडिकेट करता है। अगर आप इस चीज को सॉल्व करेंगे, यानी कि Vn की वैल्यू यहां पुट करेंगे, जो Vn का फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको दिखाया था, अगर वो आप यहां पे पुट करेंगे या Rn का फॉर्मूला यहां पे पुट करेंगे, इसको सॉल्व करके अपने को ये वाला फॉर्मूला मिलता है, ये वाला फॉर्मूला। वैसे ये वाला फॉर्मूला भी अपने को याद नहीं रखना है, इसमें भी अपन वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से भी अपन वैल्यूज पुटअप कर सकते हैं। आप देख सकते हो आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, बराबर है, आपको E का वैल्यू पता है, आपको एप्सिलॉन नॉट पता है, आपको H का वैल्यू पता है। अगर आप ये सब चीज पुट कर देंगे तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट का फॉर्मूला आता है -13.6 Z का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर EV। ये आता है आपके एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट का फॉर्मूला। अब अगर आप इस फॉर्मूले को लेके सॉल्व करना शुरू करेंगे, फॉर एन एग्जांपल अगर आप ऐसा मान लेते हैं कि Z बराबर 1 है, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम पे हम बातचीत कर रहे हैं, अब उसके पहले ऑर्बिट की अगर आप एनर्जी निकालेंगे तो En कितना आएगा? -13.6 EV। इस वाले में बात मैंने कल के लेक्चर में की थी, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है उसके पास -13.6 EV है। या तो ऐसा बोलो, या तो ऐसा बोलो कि -13.6 EV से न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है, ऐसा बोलो। ये बात भी सही है, आज तुमने ये नई बात सीखी है, आज तुमने नई बात सीखी। -13.6 EV से न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा है, ऐसा बोलो। या ऐसा बोलो कि उस पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी 13.6 है,
या उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6। ये तीनों बातें एग्जैक्टली सेम है, इनका कोई फर्क नहीं। अगर आपने n बराबर 2 पुट कर दिया तो E2 का वैल्यू आएगा -3.4 EV। माइनस साइन ये डिनोट करता है कि जो इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में है वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है। अब अगर आप कल का लेक्चर याद करेंगे तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब होता है डेल्टा ई, यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने की एनर्जी। सो अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट जाना चाहते हैं तो एक्साइटेशन एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? E2 माइनस E1, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड ऑर्बिट। कुछ बातें मैं मेंशन कर देता हूं। En जो होता है आप उसको बोल सकते हो ऑर्बिट की एनर्जी, आप उसको बोल सकते हो ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, आप उसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कितने एनर्जी से पकड़ के रखा है। ये तीनों चीजें En के लिए लागू हैं। बस आप कहां पे कौन सी स्टोरी में इसको अप्लाई करते हैं वो आपके ऊपर है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम वैलेंस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, कहां पे रहने की बात करते हैं? वैलेंस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है जो चौथे ऑर्बिट में रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रॉन लिव्स इन फोर्थ ऑर्बिट, तो E4 कितने का होगा? अगर आप पुट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा E4 इज -0.85 EV। ठीक है, ये आपकी एनर्जी। अब तुम इसको क्या बोल सकते हो? E4 क्या है? चौथे ऑर्बिट की एनर्जी, चौथे ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, या उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कितने एनर्जी से पकड़ के रखा। सपोज करो तुम इस इलेक्ट्रॉन को पूछते हो कि तुम कहां रहते हो, तो वो बोलेगा मैं चौथे ऑर्बिट में रहता हूं, जिसको वैलेंस ऑर्बिट भी कहते हैं। तो तुम उस इलेक्ट्रॉन से पूछोगे वैलेंस ऑर्बिट का मतलब, वो बोलेगा आखिरी ऑर्बिट है। बोले अच्छा, तो बोले तुमको अगर बाहर जाने का रहेगा तो तुम किधर जाते? तो बोले मेरे बाहर जाने का मतलब मैं डायरेक्टली एटम के बाहर चले जाता हूं। बोले ऐसा कैसे? बोले अरे मैं आखिरी ऑर्बिट हूं ना, मैं आखिरी ऑर्बिट में रहता हूं ना, तो मेरे बाहर तो बाहर की दुनिया है, मतलब मैं सीधा एटम के बाहर निकल लेता हूं। तो लोगों ने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 समझ में आया। मतलब अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रहने वाला इलेक्ट्रॉन जंप मारना चाहता है तो उसके पास चॉइसेस है। वो सेकंड में जंप मार सकता है, थर्ड में जंप मार सकता है, फोर्थ में जंप मार सकता है, फिर डायरेक्टली बाहर भी जा सकता है, उसके पास भी चॉइसेस है। पर ऐसा मोस्टली फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट के बंदे नहीं करते, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं मिलती। पर आखिरी वाला जो ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसकी मजे होते हैं, क्योंकि वैलेंस ऑर्बिट में होता है। और आप देख सकते हो बाहर आने के लिए सिर्फ 0.85 ईवी चाहिए। कितना कम ईवी चाहिए उसको। तो अगर आप इस सिचुएशन में ये डायलॉग का इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने कितने एनर्जी से पकड़ के रखा है, तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने 0.85 ईवी से पकड़ के रखा है। तो अगर इसको बाहर आने का है तो कितना देना पड़ेगा? इसको बाहर आने के लिए आपको देना पड़ेगा 0.85 ईवी। तो इस चीज के लिए मैंने आपको क्या अंडरस्टैंड दिखाया था? डेल्टा ई विल बी ई इंफिनिटी -E4, अगर आपको कल का लेक्चर याद आएगा। अब
ई इंफिनिटी क्या होगा, जरा इस फॉर्मूले में ई इंफिनिटी पुट करके देखना, एन की जगह पे इंफिनिटी पुट करना। अगर आप यहां पे एन की जगह पे इंफिनिटी पुट करते हो तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0। चेक कर लो, एन की जगह पे इंफिनिटी पुट करोगे 1/इंफिनिटी 0 होता है। तो ई इंफिनिटी मतलब क्या होता है, व्हाट इज ई इंफिनिटी? इंफिनिटी आप तब यूज करते हो, एन बराबर इंफिनिटी का मतलब है एटम के बाहर, बराबर। तो अगर ई इंफिनिटी 0 है, माइनस ऑफ -0.85 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0.85 ईवी। यानी कि अगर तुमने इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को जो चौथे ऑर्बिट में रह रहा था, अगर तुमने उसको प्लस 0.85 ईवी दिया तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। और इसी एनर्जी को अब आप एक्साइटेशन एनर्जी नहीं कहते, इस एनर्जी को अब आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो। यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक वैलेंस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को वैलेंस ऑर्बिट से डायरेक्ट बाहर लेके आता है, और वो एनर्जी उस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पॉजिटिव होता है। अगर ये -0.85 है तो तुम उसको +0.85 दे दो, काम हो जाएगा। तो अगर मैं इस स्टोरी में ये वाला डायलॉग यूज करूं तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। मतलब ये वाला डायलॉग बेसिकली आप वैलेंस ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ यूज करिए। आप इस इलेक्ट्रॉन के पास आके पूछिए तेरे को बाहर आने का है, वो बोलेगा हाँ बाहर आने का है। तो बोलेगा देखो कितना देने का, तो वो बोलेगा देखो यार मेरे को ना न्यूक्लियस ने 0.85 ईवी से ना पकड़ के रखा है, तो तुम एक काम करो मुझे +0.85 ईवी दे दो तो मैं बाहर आ जाऊंगा। सुनने में अच्छा लग रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, और बाहर आने के एनर्जी को अपन ई इंफिनिटी बोलते हैं, जिसका वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, इसलिए अपन ऐसा डायलॉग चिपका रहे हैं। पर अगर आप कल के लेक्चर में जाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप कल के लेक्चर में जाएंगे, ऑब्वियसली हरदम प्लस में रहेगा एनर्जी। अगर आप कल के लेक्चर में जाएंगे, समझो कोई सेकेंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, राइट? तो इस सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी का जो डेल्टा ई होगा उसका वैल्यू कुछ ना कुछ आता है। यहां पे आप बात करते हो किसकी, यहां पे आप बात करते हो एक्साइटेशन एनर्जी की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट कर रहा है। एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन एटम के अंदर ही होता है, और यहां पे आप दोनों ऑर्बिट के एनर्जी डिफरेंस की बात करते हो। पर जब आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तब बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एटम छोड़ के जा रहा है सीधा बाहर। इतना फर्क दिमाग में रखो। आ रही है बात समझ में? पक्का क्लियर है? डन? क्या सब लोग को ये बात समझ में आ रही है मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि ये तीसरा पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए? ये तीसरा पॉइंट मैंने कल डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि कल कोई माहौल ही नहीं था उस चीज का डिस्कस करने का। आपको बस कल वो 10 रुपए वाला घर और 20 रुपए वाला घर ही मुझे समझाना इंपॉर्टेंट था। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं ऑर्बिट की एनर्जी और ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इन दो बातों में तुम परफेक्टली तुम्हें समझ में आ चुकी है। बस वो जो तीसरी बात है उसको मैंने आज आयनाइजेशन एनर्जी के फॉर्म में तुम्हें समझाया। बस अब ये बात देखो, ये बात तुम जरूरी नहीं है कि ये बात सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ ही लगाओगे। तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, देखो सपोज करो, एक और एग्जांपल देखो। सपोज करो पहले ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहता है -13.6 ईवी, है ना?
अब इस इलेक्ट्रॉन से एक दिन तुम्हारी मुलाकात हुई और इस इलेक्ट्रॉन को तुमने बोला भाई क्या चल रहा है, वो बोला यार बकवास जिंदगी चल रही है, मुझे इस एटम में रहना ही नहीं है, मुझे एटम से बाहर जाना है। तो लोगों ने पूछा बाहर जाना है मतलब, तो उसने कहा मुझे ई इंफिनिटी पे जाना है। देखो टेक्निकल बातें देखो, टेक्निकल बातें देखो, अगर आप बाहर जाने की बात करते हो मतलब आपका ऑर्बिट इज इंफिनिटी, योर एन इज इंफिनिटी। अब वो एटम में कितने भी ऑर्बिट क्यों ना हो, वो एटम में कितने भी ऑर्बिट क्यों ना हो, आपको उससे फर्क नहीं है, आपको उस बात से फर्क नहीं है। अगर आपको पहले वाले इलेक्ट्रॉन को आजादी दिलानी है तो उस वाले इलेक्ट्रॉन को आपको आयोनाइजेशन एनर्जी सबमिट करनी पड़ेगी। कितनी पता है क्या? +13.6 ईवी। दे दो उसको +13.6 ईवी, वो एटम के बाहर आ जाएगा। चेक कर लो क्या मैंने बात बोली किसी के दिमाग में छपी? आप बोलो 13.6 ईवी क्या था, -13.6 ईवी क्या था? -13.6 ईवी वो एनर्जी थी, वो एनर्जी थी जिससे न्यूक्लियस ने उसको पकड़ के रखा था। तुमने +13.6 दे दिया, उसको टोटल आजादी मिल गई। टोटल आजादी, टोटल आजादी मतलब, टोटल आजादी का मतलब, टोटल आजादी का मतलब एटम के बाहर, इसको बोलते हैं टोटल आजादी। दिस इज नॉट टोटल आजादी। ये सेकंड एग्जांपल टोटल आजादी नहीं है, ये हाफ आजादी है। तुम अपने ऑर्बिट से जंप मार के ऊपर पहुंचते हो, तब तुम आयनाइजेशन एनर्जी नहीं लगाते, तब तुम एक्साइटेशन एनर्जी लगाते हो। एक्साइटेशन एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट। बट व्हेन यू वांट टोटल आजादी, देन यू यूज आयनाइजेशन एनर्जी। तो जिस भी ऑर्बिट में वो बंदा रहता है, तब तुम उसको पूछोगे कि तुझे टोटल कितना चाहिए, तो वो तुम्हें थर्ड वाला डायलॉग मारेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा, देख भाई मेरे को न्यूक्लियस ने ना इतने से पकड़ के रखा है, तू मेरे को उतना ही पॉजिटिव में दे दे, मैं आजाद हो जाऊंगा, टोटल आजादी मिल जाएगी, मतलब मैं एटम के बाहर चले जाऊंगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एनर्जी? इन दोनों का फर्क आपको समझ में आ रहा है? आधी आजादी और टोटल आजादी का फर्क आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो यहां पे आप लिखोगे ई इंफिनिटी माइनस E1। आयनाइजेशन एनर्जी में हरदम ई इंफिनिटी का यूज होगा, यानी कि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, ई इंफिनिटी इज 0 माइनस ऑफ -13.6, यानी कि आपकी आयनाइजेशन एनर्जी आ रही है कि नहीं, +13.6। आया ना हो जाए तो मजा आ जाए। डन, सबके भेजे में बात घुस रही है। Everybody, are you understanding what is ionization energy and what is excitation energy? एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब बताओ मेरे को। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए एक्साइटेशन एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और एक्साइटेशन एनर्जी में आप दोनों ऑर्बिट के बीच के एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट करके एक्साइटेशन एनर्जी निकालते हो। आयनाइजेशन एनर्जी में सीधा बाहर जाने की बात होती है, सीधा बाहर जाने की बात होती है। बाहर जाना मतलब इंफिनिटी पे जाना। ई इंफिनिटी मींस आउट ऑफ एटम। हालांकि फॉर्मूला दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है, फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है दोनों के लिए, बस आयनाइजेशन एनर्जी में हरदम ई इंफिनिटी तो यहां पे रहता ही। कल मैंने आपको एक इंपेरिकल फॉर्मूला भी पढ़ा दिया था, 1/λ r, यहां पे z स्क्वायर भी होता है अपॉन n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। कल जब मैंने लिखा था तो मैंने z का स्क्वायर नहीं लिखा था। द रीजन बीइंग z बराबर 1 होता है फॉर हाइड्रोजन। तो कल जो मैंने डिस्कशन किया था वो हाइड्रोजन रिलेटेड किया था, इसलिए मैंने वहां पे z की वैल्यू 1 पकड़ के आपको फॉर्मूला बताया। पर आप यहाँ पे z को याद रखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वो बोलता है कि हाइड्रोजन के ऊपर बात नहीं करता, वो बोलता है किसी और के ऊपर बात करना है, तो सिर्फ हाइड्रोजन का z 1 होता है, किसी और के ऊपर बात करना है तो यहाँ पे वो भी वैल्यू आएगी। जो r था यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज रिडबर्ग कांस्टेंट।
इसके बारे में कल मैंने डिस्कशन किया था, इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी, पर इसकी वैल्यू का अगर आप फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए। me e⁴ 8c एप्सिलॉन नॉट h3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ये आपके रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आता है। Z याद रखें, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ Z1 होता है, हर जगह पे Z1 नहीं होगा। इसलिए whenever you remember these formulas, do remember these formulas with Z in it। और आप जानते हैं कि N क्या है और M क्या है, इसके बारे में भी हमने कल डिस्कशन किया हुआ है। N वो ऑर्बिट है जहां पे उसका ओरिजिनल घर होता है, और M मतलब मेहमान वाला घर, जहां वो जाता है। M फॉर मेहमान। बस इतना अगर आपने याद रखा तो भी आपका कार्यक्रम सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या यहां तक चीजें ओके हैं आप लोगों के लिए? चेक कर लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ सबका रिप्लाई आना चाहिए। एनी डाउट्स यू वांट टू आस्क? क्लियर है? बढ़िया। इन द नेक्स्ट थिंग हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे डी ब्रॉयस को। अब आप बोलेंगे डी ब्रॉयस तो ड्यूअल नेचर में थे। डी ब्रॉयस ने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली थी। डी ब्रॉयस ने एक बात बोली थी कि दुनिया की हर चीज जो मोशन में होगी उसके पास एक वेवलेंथ होती है। क्या बोलते हो? ये बात तुम्हें याद है ना? क्या मैंने ये बात बताई थी तुम्हें? दुनिया की हर चीज जो किसमें है दुनिया की हर चीज मोशन में है। एब्सोल्युटली करेक्ट। वो चीज के पास वेवलेंथ होगी। तो अगर आप खुद भी मोशन में हैं तो आप खुद एक वेवलेंथ रखते हैं। परंतु अगर आपका मास ज्यादा है तो आप जो वेवलेंथ शो करोगे वो कम होगी, और अगर आपका मास बहुत ही कम है तो आप जो वेव नेचर या वेवलेंथ शो करोगे वो बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आप जब चलते हो या आप जब भागते हो, कोई कार चल रही है, आपके ऊपर सर में पंखा घूम रहा है, इन सब के पास वेवलेंथ है, पर आप उनको नापने जाओगे तो बहुत कम वैल्यू मिलेगी क्योंकि मास बहुत ज्यादा है। बट मैंने ये भी कहा था ड्यूअल नेचर में कि अगर आप छोटी छोटी चीजों के बारे में बात करोगे, जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात करोगे, आप फोटोन के बारे में बात करोगे, इलेक्ट्रॉन हो या फोटोन हो, इनका मास बहुत कम है ना। तो अगर इनका मास बहुत कम है तो इनका जो वेव नेचर होगा, यानी कि इनकी जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो इतनी प्रोमिनेंट होगी कि आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। इसी बात को लेके हम कुछ बातचीत करना चाहते हैं। सपोज कीजिए ये आपका ऑर्बिट है, एग्जैक्टली सेंटर में कहीं पे आपके पास एक न्यूक्लियस है। अब इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी कर रहा है। पर अगर इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमी घूमी कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एक वेव नेचर भी शो कर रहा होगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो उसके पास वेवलेंथ्स पक्का होंगी। ऐसा कौन बोला? ऐसा डी ब्रॉयस बोला। तो इस बात पे यकीन रखते हुए हम ऐसा यहां पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा एक वेव नेचर यहां पे है। मैं ये क्या बना रहा हूं, जरा ध्यान से इस चीज को अंडरस्टैंड करो।
मैं ये एक वेव बना रहा हूं, क्या आपको दिख रहा है? ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? अब जब भी मैं ये बनाता हूं, मेरा मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसा ऐसा ट्रैवल नहीं करता। मैं सिर्फ एक वेव बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में जो वैल्यू होती है उसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, अगर आप इन सब कंसेप्ट में वीक है, नहीं पता, यूट्यूब पे मैंने 11th स्टैंडर्ड को साउंड वेव समझाया है, उस साउंड वेव का 1.1 खाली इतना देख लो। अगर आप वेव नेचर और वेवलेंथ से आप परेशान हैं और आपको नहीं पता कि ये चीजें कैसी होती हैं, 11th स्टैंडर्ड में एक्चुअली ये सब चीजों को कंसेप्ट वाइज क्लियर किया जाता है। नहीं है क्लियर, साउंड वेव्स का खाली 1.1 देख लो। आई थिंक 1 घंटे का या 1.5 घंटे का ही मैंने उस पर डाला होगा, चेक कर लो, आपकी पूरी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो 2 पाई आर एन में घूम रहा होगा। व्हाट इज 2 पाई आर एन? 2 पाई आर एन इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट। इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं n टाइम्स लैम्डा n के, यानी कि अगर आप ये लैम्डा इस पूरे के पूरे इसमें गिनोगे तो यहां पे भी आपको एक लैम्डा मिलेगा, यहां पे भी आपको एक लैम्डा मिलेगा, आप देख सकते हो। तो डी ब्रॉयस के हिसाब से जो सरकमफ्रेंस ऑफ दिस ऑर्बिट है उसको हम n टाइम्स लैम्डा लिख सकते हैं। n टाइम्स लैम्डा मतलब गिनती करो, यहां पे 1 2 3, तो 3 टाइम्स लैम्डा हो जाएगा यहां पे। इसी चीज का फायदा उठाते उठाते हम यहां से लैम्डा की वैल्यू लिख सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर एन अपॉन एन। अगर आप डी ब्रॉयस के फॉर्मूले को याद करेंगे पिछले चैप्टर से, तो वो था h अपॉन पी। इसको हम लिख सकते हैं h अपॉन एम वी एन। ये डी ब्रॉयस का वेवलेंथ का फॉर्मूला था पिछले लेक्चर का। यहां से आप p का फॉर्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा p का फॉर्मूला? या आप लैम्डा n की जगह पे इसको पुट कर दीजिए, n अपॉन एम वी एन will be 2 pi rn upon n बराबर। ठीक है, अब एक काम करो, थोड़ा शिफ्टिंग विफ्टिंग करो। अगर आपने इसको शिफ्टिंग विफ्टिंग किया, n ऊपर आएगा, nh 2 पाई को नीचे ले लो, mv को उस साइड ले लो। किसी को पता है कि मैंने क्या डिराइव किया? इसको उठा के यहां सब्स्टिट्यूट किया है। क्या है ये? बोर्स ने कल कुछ बोला था, बोर्स ने कुछ बोला था अपने सेकेंड पोस्टुलेट के अंदर, याद आया? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई होता है। तो बोर्स ने वो कैसे बोला उसका एक्सप्लेनेशन है ये। मैंने आपको बोला था ना, बताऊंगा इसका डेरिवेशन ऐसे आता है। मतलब बोर्स ने जो कहा था वो डी ब्रॉयस के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से भी बिल्कुल सही बैठता है। खाली ये पहली वाली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा आप लिख सकते हो।
बस उसके बाद आपने यहां से लैम्डा का फॉर्मूला निकाला और डी ब्रॉइस का लैम्डा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, थोड़ा यहाँ वहां किया, एम बी ऊपर चले जाएगा, एन और 2 पाई नीचे आ जाएगा, आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार। इज इट डन? चेक कर लीजिए। दिस प्रूव्स दैट डी ब्रॉइस ने अपने जो सेकेंड पोस्टुलेट में कहा था वो बिल्कुल सही कहा था। जी हाँ, जी हाँ, वो ड्यूअल नेचर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना गला तोड़ के पढ़ाया। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये डी ब्रॉइस का वेवलेंथ का फॉर्मूला है। कुछ नहीं किया, एच अपॉन पी तो आपको पता था, खाली पी की जगह पे एम वी लिखा है, वो तो आपको ही पता है। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, बच्चों वाला कमाल है। और इसको उठा के वापस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। डन डन डन। पक्का? एक और बार चेक कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। अब ऐसा समझ लीजिए कि 80% ऑफ द चैप्टर इज डन। यस हार्दिक, 80% ऑफ द चैप्टर इज डन। अब आते हैं चैप्टर के आखिरी 20% के ऊपर। आखिरी 20% 100% के बराबर है, इसलिए आप ध्यान से सुनना शुरू कर दीजिए। हम बात करने जा रहे हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। अगर आपने जैसे मैंने बोला वैसे सुना और उसको समझने की वैसे वैसे कोशिश की तो आपको ये लॉ बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। पर अगर थोड़ा भी ध्यान नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, तो फिर भूल जाओ। अभी तक का जो लेक्चर था वो पूरा का पूरा कल के लेक्चर पे डिपेंड था। अभी तक से जितना ही मैंने पढ़ाया वो पूरा का पूरा कल के लेक्चर पे डिपेंड था। जो भी फॉर्मूले मैंने यूज किए सब कल के लेक्चर से उठा के लाए। बस थोड़े थोड़े रेडियस का फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, एनर्जी का फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो भी कल मैंने हिंट आपको दे दिया था, बस आज थोड़ा उसको डिटेल में आपके सामने डिस्कस किया। एक्साइटेशन एनर्जी कल पढ़ा दिया था, बस आज आयनाइजेशन और एक्साइटेशन के बीच का डिफरेंस आपको समझा दिया। फिर आपको ये समझाया कि डायरेक्टली बाहर आने को इंफिनिटी बोलते हैं, इंफिनिटी ऑर्बिट होता है अगर बाहर आप आते हो तो, ठीक है ना। ये बात भी कल हो चुकी थी, बस आज डिटेल में बात की। कल मैंने एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आपको बता दिया था, बस आज उसमें z आता है ये बताया। रिडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला बताया। डी ब्रॉइस की मदद से NH/2 कैसे आता है वो प्रूव करके बताया। मतलब कल के लेक्चर पे अभी तक का लेक्चर डिपेंडेंट था, पर अभी जो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा वो फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, तो इसलिए ध्यान से सुनिए, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ आपसे ये कहता है कि पहले बात, रेडियो एक्टिव डीके लॉ हम कहां यूज करते हैं, मतलब ये क्या है डीके का, रेडियो एक्टिव डीके का मतलब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपनी बॉडी से 3 तरह की रेडिएशंस को रिलीज करते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, अगर आपको याद हो। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का जो मास होता है वो दिन बर दिन डिक्रीज होता जाता है, यानी कि उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो डे बाय डे डिस्ट्रॉय होते जाते हैं या मरते जाते हैं। हम ऐसा बोलते हैं न्यूक्लियस डाई, एंड व्हेन अ न्यूक्लियस डाई इट रिलीजेस अल्फा बीटा एंड गामा की किरणें।
तो जब एक न्यूक्लियस मरेगा तो ऑब्वियस सी बात है उस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास तो कम ही होगा। तो अगर आपको वो कहानी वहानी याद है मैडम क्यूरी की, तो मैडम क्यूरी ने एक फॉइल के अंदर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को ऐसा बांध के रखा था। अगले दिन जब सुबह उठ के उन्होंने देखा तो उसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वजन कम हो गया था और उस फॉइल पेपर के ऊपर इस तरह के मार्किंग आ गए थे। ये जो मार्किंग उस फॉइल पेपर के ऊपर आए थे वो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन की वजह से आए थे। मास इसलिए कम हुआ क्योंकि जब वो मास कम हुआ तो न्यूक्लियस ने अपने आप को डिस्ट्रॉय किया, और न्यूक्लियस ने अपने आप को जब डिस्ट्रॉय किया तो वो अल्फा बीटा गामा किरणों के फॉर्म में वहां से बाहर निकल। आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। यूरेनियम का नाम आपने सुना होगा, प्लूटोनियम का नाम आपने सुना होगा। ये जो प्लूटोनियम यूरेनियम आप सुनते हैं ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। पर ये रेडियो एक्टिव डी के स्टेबल न्यूक्लियाइज नहीं दिखाते, ये सिर्फ वही दिखाते हैं जो अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होते हैं। याद आया? सुना है कभी यूरेनियम प्लूटोनियम के बारे में? कभी सुना है ऐसे लोगों के बारे में? डाई या फिर डीके, न्यूक्लियस डाई या डीके, दोनों वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब डीके का मतलब अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हैं मेरे से कि व्हाट डज डीके का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूं। एक न्यूक्लियस जो होता है, अगर ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियाई टूटता है छोटे छोटे न्यूक्लियस में इस तरह से, ठीक है। इस न्यूक्लियाई को आप बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको आप? पेरेंट न्यूक्लियाई। और जब ये टूटता है तो ये बनता है एक डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर, और ये भी होता है डॉटर न्यूक्लियाई। जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है वो अनस्टेबल होता है, और जो डॉटर न्यूक्लियाइज होते हैं वो स्टेबल होते हैं। इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर जब वो टूटता है तो इसका मतलब वो डीके करता है, और जब वो डीके करता है तो वो अपने बॉडी से अल्फा बीटा और गामा नाम की किरणें को रिलीज करता है। यानी कि डॉटर न्यूक्लियाइज का मास और आपके पेरेंट न्यूक्लियाई का मास अगर आप ऐड करोगे तो बराबर नहीं आएगा। अगर आपका पेरेंट न्यूक्लियाई का वजन कुछ है और डॉटर न्यूक्लियाइज का दोनों का वजन ऐड करोगे तो वो आपके पेरेंट न्यूक्लियाई जैसा नहीं आएगा, कम आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ मास जो होता है वो अल्फा बीटा गामा किरणों के फॉर्म में वहां से एमिट होके निकल जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग, गॉट द फैक्ट? पक्का? क्लियर है अल्फा बीटा गामा किरणें कहां से आती हैं? एक न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल में कभी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की तरफ गए होगे तो समझ में आएगा। वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई टूटता है, डीके करता है खुद को छोटे छोटे न्यूक्लियाइज में, और उस वक्त वो अपनी बॉडी से अल्फा बीटा नाम गामा नाम की किरणें रिलीज करता है। इस चीज को आप रेडियो एक्टिव डीके का नाम देते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके समझने के लिए आपको इतनी जानकारी तो मिनिमम होनी चाहिए थी, जो मैंने आपको दे दी। अब लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बोलता है कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे
कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वक्त कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। और डीके rate is directly proportional to number of nuclei present at that instant of time. सबसे पहले डीके होने का मतलब आपको समझ में आ रहा है। रेडियो एक्टिव डीके होने का मतलब होता है कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई अपने को तोड़ता है छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियस के अंदर, और वो अल्फा बीटा गामा नाम की किरणें रिलीज करता है। इस चीज को आप डीके होना कहते हैं न्यूक्लियस का। पर एट अ पर्टिकुलर टाइम कितने न्यूक्लियाई डीके होंगे, ये चीज के बारे में जानकारी आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके बताएगा। कितने न्यूक्लियाई डीके होंगे, इस बारे में जानकारी आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके देता है। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वक्त कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। अब ये चीज मैं आपको एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको मैं समझाता हूं। इस एग्जांपल को अगर आपने समझ लिया तो आपको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके समझ में आ जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक एलिमेंट है, और मैंने आपको यह बताया कि यार ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आपने कहा बहुत बढ़िया। फिर हमने ये पता लगाया कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतना अनस्टेबल हो गया है कि अब ये न्यूक्लियस को डीके करना शुरू करेगा, यानी कि ये खुद के बॉडी से अल्फा बीटा गामा किरणें रिलीज करना शुरू करेगा। तो हमें ये पता चला कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस का मतलब अल्टीमेटली उसके पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस थे। अभी डीके शुरू नहीं हुआ है, अभी डीके शुरू नहीं हुआ है, पर हमें पता है कि इसके लक्षण ऐसे हैं कि ये रेडियो एक्टिव डीके अभी करने वाला है, अनस्टेबल हो चुका है। तो इसके पास जो ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस थे वो 1000 थे। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बातें कर रहा हूं। तो हमें अगले दिन का इंतजार है जब डीके होना शुरू होगा। जब डीके होना शुरू हुआ तो जो डीके होने का रेट था, डीके होने का रेट यानी कि dn by dt, इसमें जो n है उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बोलते हैं। n इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। n नॉट क्या है? n नॉट का मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब डीके रेट होने का मतलब तुम्हें क्या कैसे समझ में आएगा? डीके होने का रेट मतलब क्या? फॉर एन एग्जांपल, डीके होने का रेट का मतलब यह है कि कितने न्यूक्लियाइज कितने टाइम में डीके होंगे, इसका रेट।
तुम्हें पता चला कि डीके होने का रेट है 50 न्यूक्लियस प्रतिदिन। मैं सिर्फ एग्जांपल्स ले रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। अब जो डेटा तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए वो डेटा ये होना चाहिए कि आज पहला दिन था, फर्स्ट डे, जब आपका डीके शुरू हुआ। पहले दिन में जो तुम्हारे पास ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे वो थे 1000, और तुमने ये चीज नोटिस की कि 50 न्यूक्लियस प्रतिदिन के हिसाब से डीके होंगे। अब जब तुम्हारा पहला दिन खत्म हो जाएगा तो सेकेंड डे के स्टार्टिंग में तुम्हारे पास कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचेंगे? तुम्हारे पास बचेंगे 950 न्यूक्लियस, क्योंकि एक दिन पूरा खत्म हो चुका है। दूसरे दिन की शुरुआत में तुम्हारे पास 950 न्यूक्लियस बाकी होंगे जिन्होंने अभी तक से डीके नहीं किया, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 50 लोग डीके कर सकते हैं। यहां पे मैंने एन नॉट का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने एन नॉट नहीं लिखा, क्योंकि एन नॉट तभी लिखा जाता है जब कहानी की शुरुआत हुई होती है। ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियस को आप एन नॉट कहते हो, पर उसके बाद दूसरे दिन की शुरुआत पे आपने एन लिखा, क्योंकि एन का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब दूसरे दिन की शुरुआत पे कितने थे, इसलिए एन लिखा। एन नॉट तभी लिखेंगे जब ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल जब शुरुआत होगी कहानी की तभी एन नॉट लिखेंगे। अब दूसरे दिन की शुरुआत पे अगर मैं आपसे पूछूं कि डीके रेट कितने का रहेगा, डीके रेट यानी कि डी एन बाई डी टी, तो आपका जवाब क्या है? कम ऑन, अरे बताओ। चलो इससे आसान सवाल पूछता हूं मैं तुमसे, बताओ तीसरे दिन कितने न्यूक्लियर मिलेंगे तुमको? टेल मी, तीसरे दिन कितने न्यूक्लियर मिलेंगे? कम ऑन, आंसर दिस क्वेश्चन। इतना इजी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीसरे दिन कितने न्यूक्लियर मिलेंगे आपको? क्या सब लोग का जवाब 900 है? हाँ, यही है रेडियो एक्टिव डीके लॉ। तीसरे दिन आपको 900 नहीं मिलेंगे। बात को समझो, बात को समझो। दूसरे दिन डीके होने का रेट 40 न्यूक्लियर प्रतिदिन का हो जाएगा। सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, सीरियसली मत लेना, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दूसरे दिन आपका डीके रेट विल डिक्रीज। क्यों? क्यों आपका डीके रेट डिक्रीज हो गया? क्योंकि आपके डीके होने का रेट इस बात पे डिपेंड करता है, आपके डीके होने का रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर वक्त पे कितने न्यूक्लियाई थे। यानी कि दूसरे दिन का डीके रेट उस दिन कितने न्यूक्लियाई मौजूद है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। पहले दिन 1000 न्यूक्लियाई थे, इसलिए डीके रेट उसके हिसाब से डिसाइड किया गया, या डिसाइड अपने आप हुआ, हमने नहीं किया, अपने आप हुआ। अगर ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे तो डीके होने का रेट ज्यादा होता है, और अगर कम नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे तो डीके होने का रेट कम हो जाता है। यानी कि डीके होने की तादाद इस बात पे डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितने न्यूक्लियस मौजूद हैं जो डीके नहीं हुए हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पे 40 न्यूक्लियस प्रतिदिन लिखा है। ये इसलिए लिखा है ताकि आप पहले वाले डीके रेट और अभी वाले डीके रेट को कंपेयर करो और आपको ये चीज की फीलिंग आए कि डीके होने का रेट कम हो गया है। पर आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्यों डीके होने का रेट कम क्यों हो गया है? क्योंकि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जितने न्यूक्लियस बाकी थे वो भी कम हो गए। तो अगर आप तीसरे दिन पे पहुंचते हैं तो तीसरे दिन पे आपको जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिलेंगे वो मिलेंगे 910।
और आज का डीके रेट यानी कि तीसरे दिन का डीके रेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि तीसरे दिन कितने लोग जिंदा बच गए। अगर तीसरे दिन 910 लोग जिंदा बचे हैं तो उनके हिसाब से डीके रेट डिसाइड किया जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा हो सकता है कि 30 न्यूक्लियाई प्रतिदिन डीके होंगे। ज्यादा लोग डीके रेट ज्यादा, कम लोग डीके रेट कम। तो अगर आप मेरे इस वाले डेफिनेशन को वापस एक बार थोड़ा शांति से पढ़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया फीलिंग आएगी। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितने न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस वक्त कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। डीके होने का रेट मतलब dN/dt, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस वक्त कितने न्यूक्लियाई जिंदा हैं उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि डीके कितना होना है। आप एक बात जानते हैं, बचपन में पोल्यूशन नाम का एक चैप्टर हमें पढ़ाया जाता था साइंस के अंदर। उसमें एक पोल्यूशन था जिसको बोला जाता था रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। बचपन की थोड़ी यादें ताजा करते थे। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या होता था पता है? आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ऐसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। रॉड्स के फॉर्म में होता है, मतलब यूरेनियम की रॉड्स होती हैं, जिन यूरेनियम की रॉड्स को आप रेडियो एक्टिव रिएक्टर के अंदर फ्यूल की तरह यूज करते हैं। क्या आपको पता है जब ये रॉड्स यूज हो जाती हैं और इन पे थोड़ा थोड़ा यूरेनियम अभी भी बचा होता है तो इन रॉड्स को निकाल के जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। क्योंकि समझो, जब आपने ये रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर में डाली थी न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए, तो तब ये रॉड्स के पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे। तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा थे तो इनका डीके होने का रेट भी बहुत तगड़ा था। धीरे 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 ये रॉड्स के ऊपर का एलिमेंट यूज अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। फिर समझो कि सिर्फ 10 न्यूक्लियाई बचे। अगर 10 न्यूक्लियाई बचे तो 10 न्यूक्लियाई का डीके रेट उतना ही कम होगा। यानी कि 10 न्यूक्लियस को मरने के लिए 1000 साल के ऊपर भी लग सकता है या 60,000 साल के ऊपर भी लग सकता है 10 न्यूक्लियर को दम तोड़ने के लिए। सोचो, यानी कि अगर एक रॉड के ऊपर थोड़ा सा भी यूरेनियम बाकी है तो ये यूरेनियम 60,000 या 10,000 सालों तक अपने बॉडी से अल्फा बीटा गामा नाम की किरणें निकाल सकता है। और आपको लगेगा इतना थोड़ा सा यूरेनियम क्या कर लेगा, पर इतना थोड़ा सा यूरेनियम आपको मार सकता है, जैसे मैडम क्यूरी को मार दिया था। क्योंकि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम बचेंगे उतने आराम आराम से डीके होता है, उतने आराम आराम से न्यूक्लियस मरते हैं। जितने ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं उतने जल्दी जल्दी मरते हैं। और जैसे जैसे न्यूक्लियस कम होने लगते हैं वैसे वैसे उनकी मरने की तादाद भी कम होती रहती है। तो अगर समझो 10 12 या 100 न्यूक्लियस बचे हैं तो उन 100 न्यूक्लियस को मरने के लिए सालों लग सकते हैं, सालों। दिस इज रेडियो एक्टिव डीके लॉ। इसलिए वो रॉड को जमीन में गाड़ देते हैं ताकि अगर उसमें से किरणें निकले भी तो भी किसी को हार्म ना करे। किसी को समझ में आया कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ क्या है? गेटिंग द पॉइंट? पक्का? गेटिंग द पॉइंट? बताओ क्या है रेडियो एक्टिव डीके लॉ? कितने न्यूक्लियस
एक पर्टिकुलर टाइम पे मरेंगे, ये इस बात पे डिपेंड होगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे कितने न्यूक्लियस जिंदा है। समझे? मैंने तो तुम्हें दिन के हिसाब से एग्जांपल दिया है। दिन के हिसाब से इसलिए एग्जांपल दिया है ताकि तुम्हें थोड़ा अच्छा लगे। तुम्हें पता है ये घंटे घंटे में चेंज होता है। सपोज करो सुबह 10 बज रहे थे, 10 AM, और 10 AM को तुम्हारे पास 1000 न्यूक्लियाई है, तो डीके होने का रेट ये 1000 न्यूक्लियाई के हिसाब से डिसाइड होगा। फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा समझ लो कि 10 बजे डीके रेट था 10 प्रति घंटा, तो जब 11 बजेंगे तो तुम्हारे पास 990 न्यूक्लियाई होंगे। तो 11 बजे डीके होने का रेट 990 के हिसाब से डिसाइड होगा। समझो 9 प्रति घंटा हो गया। मैं जो ये वैल्यूज लिख रहा हूं जस्ट एग्जाम्पल के फॉर्म पे लिख रहा हूं। अब जब 12 बजेंगे तो तुम्हारे पास इतने न्यूक्लियाई होंगे। अब ये डीके इनको देख के डिसाइड होगा। अब तो मैंने तुम्हें घंटे के हिसाब से समझाया, आप देखो मिनट्स के हिसाब से। समझो 10 AM को 1000 न्यूक्लियाई थे, और समझो आपका डीके होने का रेट था 1 न्यूक्लियाई प्रति मिनट। जैसे ही 10:01 हो जाएगा तो आपके पास 999 न्यूक्लियाई होंगे, और आपके डीके होने का रेट इससे भी कम हो जाएगा, हो सकता है 0.5 प्रति मिनट। मतलब मिनट दर मिनट, सेकंड दर सेकंड डीके होने का रेट बदलता रहता है। दिन में सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, एक दिन में ऐसा हुआ, एक दिन में वैसा हुआ, पर असली बात तो यह है कि सेकंड दर सेकंड, सेकंड दर सेकंड आपके डीके रेट में फर्क आता रहता है। और सेकंड दर सेकंड डीके रेट में फर्क इसलिए आता है क्योंकि सेकंड दर सेकंड उस वक्त कितने न्यूक्लियाई मौजूद हैं वो बदलते रहते हैं। क्योंकि अगर 10 बजे 1000 न्यूक्लियाई थे तो 10:01 पे 1000 न्यूक्लियाई नहीं बचेंगे। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो जिंदा है, जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जिंदा है, अगर वो बदल जाए तो उसके हिसाब से मरने वालों का रेट भी बदल जाएगा। मैं और बकबक करूं कि आपको डीके लॉ समझ में आ गया है। मरने वालों की तादाद या मरने वालों का रेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितने जिंदा है। आसान सिंपल भाषा में। हाँ बोलो, समझ में आया? पक्का? क्लियर है? बोलो मेरे साथ बार बार। मरने वालों का रेट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितने लोग जिंदा हैं। जितने ज्यादा लोग जिंदा होंगे डीके रेट उतना ज्यादा होगा, जितने कम लोग जिंदा होंगे डीके रेट उतना घटता जाएगा। आखिर आखिर में तो तुम्हें पता है बहुत कम लोग बचेंगे। अगर कम लोग बचेंगे तो डीके रेट इतना कम हो जाएगा कि सालों तक चलता रहेगा। बस इतनी सी बात आपने अपने दिमाग में रखनी। तो अगर हम फॉर्मूला वाइज लिखें तो dn by dt is directly proportional to n. What is dn by dt? dn by dt है डीके होने का रेट, और व्हाट इज n? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एन इंस्टेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछता 10:01 पे कितने न्यूक्लियाई मौजूद हैं, आपका सवाल क्या है?
आपका जवाब क्या है? 10:01 पे कितने न्यूक्लियाई मौजूद है? जवाब क्या है? 999। तो व्हाट इज 999? 999 इज n। समझ में आया? किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितने न्यूक्लियाई जिंदा हैं उसको n बोलते हैं, और इसी n को देख के डीके का रेट डिसाइड होता है। इसलिए मैंने बोला dn/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। बढ़िया। अब आप यहां पे बचपन में दी हुई नॉलेज इस्तेमाल करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल टू साइन लगाएंगे, और यहां पे आप पुट करेंगे कांस्टेंट, उस कांस्टेंट का नाम है लैम्डा n, और साथ ही साथ एक माइनस साइन लगाएंगे। लैम्डा वेवलेंथ नहीं है, इसको बोला जाता है डीके कांस्टेंट। आप जानते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के बाद आप एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, उस कांस्टेंट का नाम है डीके कांस्टेंट। ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों? नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि टाइम के साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं। यानी कि नेगेटिव साइन आपको इस बात की खबर देता है कि डीके होने की वजह से आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाइस वक्त के साथ घटते जा रहे हैं, जो कि सच्चाई है, जो कि सच्चाई है। समझा? समझा कि नहीं समझा? पक्का? आ रही है बातें, समझ में आ रही है? कहीं कहीं तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। वैसे YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं डीके लॉ को लेके, आप उनका भी सहारा ले सकते हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं एकदम सिंपल तौर से दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है। अब कहीं कहीं पे जो आपका डीके रेट है उसको ऐसे भी लिखते हैं, ए ब्रैकेट में टी माइनस लैम्डा एल, ऐसा भी डीके रेट लिखते हैं। तो कभी ऐसा देख के टेंशन में मत आ जाना कि ये चीज क्या है। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी और डीके रेट एक ही बात है। ठीक है। ये ब्रैकेट में टी इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं। अगर आपको टी लगाना पसंद नहीं है, जो मुझे भी पसंद नहीं है, आप डायरेक्टली ए लिखेंगे तो भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको डी के रेट के बदले एक्टिविटी ए भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो टेंशन में नहीं आना है। यानी कि मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं आप लोगों के लिए, dn/dt को ए भी बोलते हैं, यानी कि एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला होने के बाद अब हमारी डिमांड क्या और हमारी सप्लाई क्या मैं आपको बताता हूं। अब हम डीके रेट का फॉर्मूला एन नॉट के टर्म्स में निकालेंगे। अब आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि एन नॉट क्या है। एन नॉट को मैंने ऊपर भी लिखा था, वापस लिखता हूं, ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई व्हेन डीके हैज नॉट स्टार्टेड। मतलब अभी तक से डीके शुरू नहीं हुआ है, मतलब उस न्यूक्लियस ने अभी तक से एक भी अल्फा बीटा गामा नाम की किरणें अपने से रिलीज नहीं की है, अभी डीके की शुरुआत ही नहीं हुई है, तो उसको अपन एन नॉट के नाम से जानते हैं। अब जब डीके की शुरुआत ही नहीं हुई है तो वक्त बराबर 0 माना जाता है, क्योंकि आपका वक्त
आपका टी, आपका टाइम तब काउंटिंग में शुरू होता है जब आपका डीके शुरू होता है। जब तक डीके शुरू नहीं है टी बराबर 0 है। यानी कि क्या हम बोल सकते हैं जब टी बराबर 0 है तो एन बराबर एन नॉट है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? सोच के देखो, एन क्या है? एन है किसी भी इंस्टेंट पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर, किसी भी इंस्टेंट पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जब वक्त t इज इक्वल टू 0 हो रहा था तो किसी भी इंस्टेंट पे नंबर ऑफ न्यूक्लियर यानी कि n एन नॉट के बराबर है? पर जैसे ही t नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, मुझे यह पता है कि n भी एन नॉट के बराबर नहीं बचेगा, क्योंकि n घट के कम हो जाएगा, क्योंकि एन नॉट खुद घट के कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप मेरा पहला एग्जाम्पल नोटिस करेंगे, जो मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया था दिन के हिसाब से, आप देख सकते हैं यहां पे मैंने आपको बोला कि ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर 1000 है, तो यहां पे मैं ये भी बोल सकता था कि यही वैल्यू n की है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे t इज इक्वल टू 0 था, अभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने मरना शुरू नहीं किया। तो इस वक्त आपके ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियर और आपके उस वक्त कितने न्यूक्लियर हैं वो दोनों सेम है। पर अगले दिन आप देख सकते हैं कि एन नॉट के बारे में अगले दिन बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि एन नॉट मतलब ओरिजिनल होता है। पर अगले दिन एन की बातें की सकती है, क्योंकि एन क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियर एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो दूसरे दिन कितने हैं? 950। तो आप देख सकते हैं दूसरे दिन एन इज नॉट इक्वल टू एन नॉट, पर पहले दिन एन इज इक्वल टू एन नॉट। पहले दिन मतलब जब वक्त 0 था, यानी कि जब डीके शुरू नहीं हुआ। जितने जल्दी आप इस n को अपने दिमाग में फिट करेंगे उतने जल्दी आपको मजा आने लगेगा। n एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितने न्यूक्लियर हैं? तो अगर मैं t इज इक्वल टू 0 की बात करूं तो n इज इक्वल टू एन नॉट बोल सकते हैं। कितने लोग के दिमाग में बात आ रही है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि t इज इक्वल टू 0 पे n बराबर एन नॉट बोल सकते हैं? पक्का? हम्म। अब क्या? अब इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अब हम डीके रेट का फॉर्मूला एन नॉट के टर्म्स में निकालेंगे। कैसे निकालोगे भाई? थोड़ी बातचीत करके निकालते हैं। देखो, तुम्हें पता है ना, dn बाई dt जो होता है वो माइनस लैम्डा टाइम्स n होता है, बराबर? तो क्यों ना इंटीग्रेशन किया जाए। एन नॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी उस एटम के, उस एलिमेंट के ऊपर ना। एन नॉट की वैल्यू डिपेंड करेगी एलिमेंट के ऊपर। जब डीके नहीं हुआ तब कितने ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं वो डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर। हर एक एलिमेंट के पास ओरिजिनली कितने न्यूमेर और नंबर ऑफ न्यूक्लियर इस बात पे भी डिपेंड करेंगे ना। आपने बचपन में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अगर आप 10 ग्राम लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर अलग होंगे ना। अगर आप 100 ग्राम का मटेरियल लेंगे तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर अलग होंगे। ग्राम वाइज भी डिपेंड करेगा। मास ज्यादा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर ज्यादा, मास कम तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर भी कम। 1 किलो ले लिया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर भी ज्यादा हो जाएंगे। बट मैं ये चाहता हूं कि आप इस बात पे ध्यान दें कि n बराबर एन नॉट क्यों बोल रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इस बात पे ध्यान दें कि n क्या है। किसी भी इंस्टेंट पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, इसको अपन n बोलते हैं। तो जब वक्त 0 था तब n बराबर एन नॉट हो गया। ठीक है, हम यहां पे थे। हम इसको लिख सकते हैं dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टाइम्स dt। इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन करेंगे हम n नॉट से लेके n तक, और यहां पे हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से लेके t तक। ध्यान से समझिए, जब n नॉट था तब वक्त 0 था, जब n हो गया तो वक्त t हो गया। लिमिट ओरिजिनल
फाइनल, ओरिजिनल, फाइनल, क्योंकि यहां पे आप टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हो इसलिए लिमिट आपने टाइम में पुट की है, यहां पे आप n का इंटीग्रेशन कर रहे हो इसलिए लिमिट आपने n में पुट की है। अब आप इंटीग्रेशन तो जानते ही हैं, इसका इंटीग्रेशन होगा ln n बाय n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। अब आप एक और चीज जानते हो कि अगर इस ln को उस साइड भेज दिया जाए तो वो e रेस टू माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, क्योंकि ln जब LHS से RHS में जाता है तो वो एक्सपोनेंट में चले जाता है। n का फॉर्मूला आएगा n नॉट e रेस टू माइनस लैम्डा टी। ये तैयार हो गया आपका एक और फॉर्मूला। ये निकाला हमने n का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ n नॉट। सो अगर आपको अभी सारे फॉर्मूलेज में एक साथ लिख के दिखाऊं तो आपको पता है कि dn बाई dt is minus lambda times n, but you know that n is how much? Minus lambda। n की वैल्यू कितनी है? n नॉट e रेस टू माइनस लैम्डा टी। तो ये हो गए हमारे अभी तक के सारे फॉर्मूले। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स अगर आपको आती है, e रेस टू माइनस, एक्सपोनेंट के ऊपर माइनस आने का मतलब भी ये है कि वक्त के साथ चीजें घटती जा रही है। एक्सपोनेंट के ऊपर माइनस साइन है, जरा ध्यान से देखिए, यानी कि आपको ये चीज बताई जा रही है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक्सपोनेंशियली मर रहे हैं, मरने का मतलब कम होते जा रहे हैं, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। इज इट डन? चेक कर लीजिए। पक्का क्लियर है? नो इश्यूज? ठीक है, अगले धमाके के लिए तैयार रहिए। अगला जो धमाका है उसको बोला जाता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल। हाफ लाइफ को डिनोट किया जाता है ऐसे, T1/2 ऐसे लिखते हैं, या कभी कभी सिर्फ T भी लिखते हैं तो भी चलेगा, कोई परवाह नहीं। हाफ लाइफ का मतलब क्या, मैं जरा आपको समझाता हूं। हाफ लाइफ का मतलब है कितने टाइम में एन नॉट का, यानी कि कितने टाइम में n बराबर एन नॉट का n बराबर एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। और आसान भाषा में कितने टाइम में ओरिजिनल नंबर का आधा या ओरिजिनल नंबर के आधे न्यूक्लियाई हाफ हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए आपका एन नॉट 1000 था, आप उस वक्त का इंतजार करेंगे जब 500 बचेंगे, यानी कि n आपका 500 है। तो अगर n आपका 500 है यानी कि यहां पे n नॉट बाई 2 है, एग्जैक्टली ओरिजिनल का आधा, बराबर। यहां से यहां पहुंचने में जितना वक्त लगा उसको हाफ लाइफ बोलते हैं।
n बराबर n/2। n क्या है तुम्हें पता है ना, किसी भी इंस्टेंट पे कितने न्यूक्लियस होते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे कितने न्यूक्लियस होते हैं। हो सकता है ऐसा हो गया कि ये होता था तकरीबन 10 बजे और ये हो गया तकरीबन 2 बजे। तो 2 बजे 500 न्यूक्लियाई थे, इसलिए n बराबर 500 लिखा, क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे 500 न्यूक्लियाई आप देख सकते हो आप। पर 500 क्या है, 500 ओरिजिनल का आधा है। तो हाफ लाइफ कितने की हुई, 11, 12, 1, 2, 4 घंटे की हाफ लाइफ हुई। 4 घंटे में आधे हो गए। समझ में आया, समझ में आया, गॉट इट, सिंपल इनफ। इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, कितने टाइम में n इज इक्वल टू एन नॉट का n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2 हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है जब कहानी शुरू होती है तब n बराबर एन नॉट ही होता है, t इज इक्वल टू 0 पे। तो जब कहानी शुरू हुई 10 बजे, अगर कहानी शुरू हुई तो 1000 थे, कब आधे हो जाएंगे, 4 घंटे में अगर आधे हो गए तो तुम्हारा हाफ लाइफ उतना हो गया। बस अभी हाफ लाइफ का तुम्हें फॉर्मूला चाहिए, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुमने ऊपर इतने सारे फॉर्मूले निकाले, उसमें से किसी एक में पुट कर लो, हाफ लाइफ का फॉर्मूला तुम्हें मिल जाएगा। जैसे कि हमने अभी भी एक फॉर्मूला निकाला है, n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू माइनस लैम्डा टी बराबर। तो मेरा क्या कहना है कि अगर t बराबर हाफ लाइफ हो जाए देन n बराबर एन नॉट बाई 2 हो जाए। क्या बोलते हो, अगर वक्त इस बात की तरफ इशारा करता है कि हाफ लाइफ आ गया है, तो न्यूक्लियस इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि हम आधे हो गए हैं। सिंपल सी बात, वक्त हाफ लाइफ की तरफ जा रहा है तो न्यूक्लियस आधों की तरफ जा रहा है। तो अगर मैंने n की जगह पे एन नॉट बाई 2 पुट कर दिया, तो यहां तो एन नॉट पहले से ही है, ई रेस टू माइनस टी टू द पावर हाफ कर देता हूं, t की जगह पे हाफ लाइफ लिख देता हूं और n की जगह पे एन नॉट बाई 2 लिख देता हूं। यहां से एन नॉट और एन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहां पे हाफ बचेगा, ई रेस टू माइनस लैम्डा टाइम्स हाफ, रेसिप्रोकल ले लो, ई रेस टू माइनस टी टू द पावर हाफ विल बी 2, क्योंकि अगर यहां पे 1/2 का 2 हो जाए तो ये भी माइनस साइन का प्लस साइन हो जाए। अब ये एक्सपोनेंट उस साइड भेज दो, अगर आपने एक्सपोनेंट उस साइड भेज दिया तो ये लॉन ऑफ 2 हो जाएगा। आपको इंटरेस्ट है हाफ लाइफ में, तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाएगा लॉन ऑफ 2 अपॉन लैम्डा। लॉन ऑफ 2 होता है 0.693 अपॉन लैम्डा। आगे आपके हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 अपॉन डी के कॉन्स्टेंट। लैम्डा वेवलेंथ नहीं है, आधे लोग डी के लॉ खत्म होने के बाद भी लैम्डा को वेवलेंथ ही समझते हैं। लैम्डा है डी के कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू आपको दी होगी क्वेश्चन में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़िया, देखो डेरिवेशन डेरिवेशन सिंपल है, सिर्फ तुम्हें क्या सब्स्टिट्यूट किया, अगर उतना भी समझा कि वक्त हाफ लाइफ की तरफ इशारा कर रहा है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आधे होने की तरफ इशारा कर रहे हैं, बस सब्स्टिट्यूशन किया है, कैंसिल आउट किया है, मैथमेटिक्स सिंपल है। फॉर्मूला याद रखने का काम तुम्हारा है, पर बातों को समझना बहुत जरूरी है कि हाफ लाइफ मतलब क्या होता है। तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, बहुत स्टूडेंट को ये बातें सुन के बहुत शॉक होता है। पता है कि तुम्हें, अगर n बराबर 250 हो जाएगा, तुम्हें पता है क्या n बराबर 250 कितने टाइम में होगा, 500 से 250 कितने टाइम में होगा, 4 घंटे में। समझा, ये सुन के बहुत लोग को शौक लगता है, इसलिए ध्यान से सुनना, ये खासियत है एक न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव डीके की। अगर पहला हाफ लाइफ जितने घंटे में आया है, अगला हाफ लाइफ भी उतने ही घंटे में आएगा। समझे,
और तुम्हें सोच के टेंशन में नहीं आना चाहिए। तुम्हें सोच के टेंशन में है, तुम्हारा दिमाग बोले ऐसे कैसे। देखो, पहले 4 घंटे में 500 लोगों की मृत्यु हुई है। देख लो, पहले 4 घंटे में 500 न्यूक्लियाई ने दम तोड़ा है। अगले अगले 4 घंटे में सिर्फ 250 ने दम तोड़ा है। तो देखो ना, दम तोड़ने का रेट कम हो रहा है ना। यही तो रेडियो एक्टिव डीके लॉ है कि वक्त के साथ जो लोग दम तोड़ रहे हैं, जो न्यूक्लियाई दम तोड़ रहे हैं, वो कम हो जाएंगे। यही तो रेट ऑफ डीके है ना। तो तुम इस बात से परेशान मत हो कि ऐसे कैसे, इस बात से खुश हो कि अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तो 4 घंटे में 500 के न्यूक्लियाई की डीके हुआ ना, अगले 4 घंटे में सिर्फ 250 का। हाँ, तो हमारे लॉजिक सही बैठ रहे हैं ना, इनिशियल के साथ लॉजिक सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, कि डीके होने का रेट वक्त के साथ कम होता रहेगा। बराबर। 250 का आधा होता है क्या? 250 का आधा होता है? 250 का आधा होता है? अगर मैं तुम्हें सवाल पूछता कि अब n बराबर 125 कितने टाइम में होगा, तो 4 घंटे। अब ये सुन के टेंशन में मत आ जाना। अब जरा खुश हो इस बात पे कि अगले 4 घंटे में सिर्फ कितने लोग ने, कितने न्यूक्लियर ने दम तोड़ा? सिर्फ 125 न्यूक्लियस ने दम तोड़ा। आप देख सकते हो, इतनी सी नॉलेज तुम्हें एमएसटी सीटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर देगी। एमएसटी सीटी का कभी क्वेश्चन लूंगा, इतनी सी नॉलेज तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व करवा देगी कि अगर तुम्हें बस इतना पता है कि हाफ लाइफ का टाइम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए सेम रहता है। डन डन। बात समझा? बात समझा? पक्का? हाफ लाइफ का फॉर्मूला समझ में आया? ठीक है, बढ़िया। अब एक और लास्ट फॉर्मूला बाकी है, उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव स्पीशीज। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है टाउ से। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूं। टाउ का फॉर्मूला होता है 1/λ। ठीक है, तो टी हाफ इज 0.639 इंटू टाउ, क्योंकि यहाँ 1/λ आपको दिख रहा है इंटू टाउ। 1/λ की जगह पे टाउ लिख दिया। अब ये एवरेज लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव स्पीशीज का मतलब क्या है? एक रेडियो एक्टिव स्पीशीज कितने सालों तक जिंदा रह सकता है, एवरेज उसकी उम्र, एवरेज उम्र उसकी कितनी होगी, उसको टाउ बोलते हैं। तो अगर तुम्हें एवरेज उम्र निकालनी है तो तुम टाउ को हाफ लाइफ बाय 0.693 से भी निकाल सकते हो। पर याद रखिए, ये तुम्हें एक्चुअल उम्र नहीं बताएगा। मतलब जब वो उसने रेडियो एक्टिव डीके करना शुरू किया और कब वो कंप्लीट मिट गया, उसके बीच का एवरेज बताएगा, एवरेज लाइफ बताएगा। ठीक है, वो फॉर्मूला ये। बस इतना तुम्हें याद रखना है, बाकी लाइफ मजे में। क्या बोलते हो? डन?
हाँ, तो इसी के चार हमारा चैप्टर होता है खत्म। ठीक है, अब बस बचते हैं चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। सो आपने मेरा चैप्टर का 40% प्लस 40% प्लस 20% वाला क्राइटेरिया अगर आपने दिमाग में रखा होगा तो आपको समझ में आएगा। कल का लेक्चर 40% था, आज के लेक्चर में रिमेनिंग 40% वो फॉर्मूले वार्मूले और 20% यानी कि रेडियो एक्टिव डीके लॉ। बस अब लगे तो इसके साथ और एक 20% ऐड कर लो, 100% से ज़्यादा हो रहा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना न्यूमेरिकल है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए अगले लेक्चर में, ताकि आप न्यूमेरिकल्स को समझ पाए, वरना बिना पढ़े आओगे तो वापस फिर न्यूमेरिकल्स में भागते फिरोगे। अच्छी तरह से पहला आज का दोनों लेक्चर्स अच्छी तरह से पढ़ के आना, तभी कल के न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आएंगे। आई होप एवरीबडी हैज गॉट द पॉइंट। ठीक है, अच्छा मैं क्या सोच रहा था कि कल सुबह सुबह मिल सकते हैं क्या? ज़्यादा जल्दी नहीं, थोड़ा आराम से, ऐसा 9 बजे के करीब। 1 मिनट क्लास। हाँ क्लास, सॉरी सर, कॉलेज है सर। अरे कौन कौन है रे तुम्हारा अभी तक से कॉलेज ले रहा है? सुमित ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है बेटा? अरे क्लास 1 मिनट है। अरे बाबा, कौन है रे कॉलेज वाले? अरे अरे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का आज का पढ़ो बाबा, 30 अप्रैल तक पूरे स्कूल कॉलेजेस सब बंद है। कौन है तुम लोग को ऑफलाइन बुला रहा है रे बाबा? अभी के अभी आधा एक घंटा पहले तुमने अगर न्यूज देखा रहेगा लॉकडाउन का, 6 PM से 6 AM तक नाइट कर्फ्यू है। सारे मॉल्स, रिलीजियस स्थान, सारे होटल्स, होटल में सिर्फ पार्सल सर्विस है, सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद है। कौन है बाबा ये तुम लोग को अभी भी ऑफलाइन बुला रहे हैं? जाने दो बाबा, देखते हैं। क्योंकि मैं सोच रहा था अगर कल ये न्यूमेरिकल्स हम लोग निपटा लें तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर अपन कल शाम में अगर मिलते हैं तो कल शाम में अपन नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं। नया चैप्टर बोले तो, नया चैप्टर बोले तो नया चैप्टर बोले तो
बोले तो ऑसिलेशन, नया चैप्टर बोले तो ऑसिलेशन स्टार्ट कर सकते है ना। फिर अपन को क्या करना है, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन और वेव ऑप्टिक, ये तीनों के तीनों चैप्टर्स अपने को एक साथ निपटाने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अपना बचता है एक चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर्स। कोई बात नहीं, आई विल अपडेट यू अबाउट द टाइमिंग्स, टेक केयर एंड बाय, मिलते हैं कल।